हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो फिर से आपकी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर ही है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो इसके अब तक दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो दो पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके उनको देख लो, फिर इस वाले पार्ट पे आना जो कि पार्ट नंबर है 3। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले, अच्छा एक चीज हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने आपको यहीं पे करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 बोला था कि आप लोगों को घर से करके देखना एक बार आप लोगों से हो जाता है या नहीं। तो जिन लोगों ने किया है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया कोई बात नहीं, अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो मेटल कंपाउंड है ए, जो कि रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ। मींस मेरे पास क्या है, देखो एक मेटल का कंपाउंड है ए, जो कि किसके साथ में रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HCl के साथ में ये रिएक्ट करता है और फिर प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, एफरवेसेंस। और ये जो गैस इवॉल्व होती है ये एक्सटिंग्विश कर देती है किसको, बर्निंग कैंडल को भी। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो इस रिएक्शन के लिए। और इन्होंने ये बोला है कि यहाँ से जो एक आपको प्रोडक्ट मिला है वो कैल्शियम क्लोराइड मिला है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CaCl2। तो एक तरीके से हमें हिंट मिल गया यहाँ पे कि एक क्या मिला है प्रोडक्ट हमें, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो रिएक्शन करा के आपको दिखाऊं, क्या बोला इन्होंने कि कोई भी मेटल कंपाउंड है आपके पास, मेटल का एक कंपाउंड है जो कि ए है और फिर वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ। तो मेटल का कंपाउंड ए क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैं इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराऊंगी तो यहाँ से होता ये है कि आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड साथ में आपको कुछ वाटर भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अच्छा अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपको 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ में रिएक्ट कराना पड़ेगा, तब आपको कैल्शियम क्लोराइड CO2 प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पे वाटर का मोलिक्यूल मिलेगा। या मैं बोलूँ कि वाटर का मोलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, आउट होगा। अब इन्होंने बोला है गैस, तो गैस ऐसी कौन सी है जो एक्सटिंग्विश कर देती है बर्निंग कैंडल को। तो बर्निंग कैंडल को एक ही गैस एक्सटिंग्विश करती है जिसका नाम क्या है, CO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इज CO2। तो मेटल कंपाउंड ए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराई, ये इन्होंने बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड बाहर आएगा। ये हमने रिएक्शन को बैलेंस करके देख लिया कि यहाँ से CO2 और वाटर भी क्या निकलेगा, आउट। और वैसे भी वो गैस जो एक्सटिंग्विश कर देती है बर्निंग कैंडल को, उसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ठीक है, तो ये आपका बस इतना सा सवाल था जो आप लोगों को देखना था, एक बार करना था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो क्या बोला है कि व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन, कि सारे के सारे जो एसिड जो सारे के सारे बेसिस होते हैं उनके अंदर कॉमन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड्स और बेसिस के अंदर क्या चीज कॉमन होती है। तो इन सेक्शन 2.1 वी हैव लर्न, अच्छा इससे पहले जो हमने पार्ट देखा था उसमें एक सेक्शन था 2.1 जिसमें हमने क्या देखा था कि सारे सारे एसिड्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है या जो रिएक्टिव जिस फॉर्म में होते हैं वो क्या होती है, इनके सिमिलर होते हैं। तो व्हाट लेड टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, अब ये जो सिमिलैरिटी है ये प्रॉपर्टी में ये क्यों है, किस कारण है। ठीक है, तो वी साइन एक्टिविटी 2.3 ये सब हम देखेंगे इस एक्टिविटी के अंदर। बट उससे पहले जितने भी एसिड्स होते हैं वो जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2 गैस, जो वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। जैसे पीछे भी हमने एक एग्जांपल लिया था जिंक का, कि जिंक की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करा दूं, किसी एसिड के साथ करा दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं HCl, तो यहाँ से मुझे मिलता था ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती थी, यहाँ से आउट होती थी। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस वहां से आउट कर देता है। ठीक है, तो सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड्स। तो अगर हम देखें जितने भी एसिड्स की रिएक्शन अगर हम मेटल्स के साथ कराते हैं तो वहां से एक चीज तो कॉमन ही होती है कि वो सारे सारे क्या आउट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि क्या सारे का सारे कंपाउंड कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को, और जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं कंपाउंड एक्चुअल में क्या होगा, एसिडिक होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये पता करना है, ये तो पता चलेगा कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, अगर मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वहां से हाइड्रोजन गैस आउट होती है। अब सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि कॉपर जो सिल्वर होता है वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो सारे तो नहीं करते, बट हाँ जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ वो हाइड्रोजन गैस को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पता लगाना है कि वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है क्या एक्चुअली में वो एसिडिक होते हैं या नहीं होते, कौन कौन एसिडिक होते हैं, कौन कौन नहीं होते, या फिर सारे होते हैं या फिर नहीं होते, ये सब हम अभी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब आप इस एक्टिविटी को देखो 2.8, उससे पहले थोड़ा सा सेटअप देखो।
ये आपका एक बीकर दे रखा है, इसके अंदर ये क्या है, एक रबर का कॉर्क है, ठीक है, जो ज्यादातर हम अपने टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर या फिर बीकर्स के ऊपर लगाते हैं। फिर यहाँ पे आपको नेल दिखाई दे रहे हैं दो, साथ में डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन भी है, ठीक है, यहाँ पे स्विच भी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी भी है, बल्ब भी है, पूरा का पूरा आपको सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब पढ़ लो अपनी एक्टिविटी। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, आप सोल्यूशन ले लो किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर C6H12O6। फिर आप एल्कोहल ले लो, ठीक है, एल्कोहल आप मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, कोई भी आप, इन्होंने एक कॉमन बोला है कि आप एल्कोहल ले लो, ठीक है, तो अगर मैं उसका बेसिक फॉर्मूला लिखूं तो ROH। फिर HCl आप ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, ये सब आपको ये लेने हैं। फिर आपको करना क्या है कि आपके पास कितने हैं, अभी 4 सोल्यूशन है, ग्लूकोज का है, एल्कोहल का है, ठीक है, HCl का है और H2SO4 का है। आपके पास है 2 नेल्स, उन 2 नेल्स को आपको इस कॉर्क के अंदर फिक्स कर देना है, ये देखो यहाँ पे हमने कर भी रखे हैं फिक्स, ठीक है, एंड प्लेस द कॉर्क, और इस कॉर्क को आपको 100 ml बीकर के अंदर रख देना है। तो 100 ml का हमने बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर एक कॉर्क रखा, उस पर 2 नेल्स लगा दी। अब कनेक्ट करना है नेल्स को 2 टर्मिनल से, किसकी, 6 वोल्टेज की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से, थ्रू द बल्ब, जिसके अंदर एक बल्ब भी है और एक स्विच भी है, जो आपको पूरा का पूरा सेटअप ये दिखा रखा है, ठीक है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर। अब आपको करना क्या है कि कुछ HCl को डाल देना है बीकर के अंदर और स्विच ऑन द करंट, और करंट को कर देना है यहाँ से चालू, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, इतना बताना है। फिर रिपीट करना है यही चीज H2SO4 के साथ, फिर बताना है कि बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ, फिर रिपीट करना है इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार, एक बार ग्लूकोज के साथ, एक बार एल्कोहल के साथ, फिर ऑब्जर्व करना है, फिर बताना है कि जो बल्ब है क्या वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा, तो सारे केसेस के अंदर। तो यहाँ से अगर हम एक चीज देखें कि जो एक्चुअली में जो करंट बनता है, ठीक है, वो किसके कारण बनता है, मूवमेंट के कारण। और किसका मूवमेंट होता है, जब चार्जेस का, उन चार्जेस में कटायंस भी होते हैं आपके पास, अनायंस भी होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ से किसके अंदर कटायंस और अनायंस मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं HCl की, HCl को जब मैं किसके अंदर डालूंगी, HCl को अगर मैं एक्वस सोल्यूशन में डाल दूंगी, मैं बोल दूं कि HCl को जब मैं पानी के अंदर डालूंगी तो HCl कैसे टूटता है, H+ और Cl नेगेटिव के अंदर। कैसे टूटता है, H+ और Cl नेगेटिव के अंदर, मीन्स यहाँ से आपको कटायंस और क्या मिलते हैं, अनायंस। जब कटायंस और अनायंस हैं तो ये मूव करेंगे, जब मूव करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे करंट बनेगा। वही काम अगर मैं H2SO4 के साथ देखूं तो H2SO4 वाले केस में भी आपको मिलेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी कटायंस है एंड देन अनायंस है, मीन्स यहाँ पे भी वो मूव करेंगे तो करंट बनेगा। तो वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर से आपको कटायन या फिर अनायन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, चार्ज मिलते हैं, कटायन या अनायन मिलते हैं, तो क्योंकि वो मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट के कारण ही कंडक्टेंस होता है, करंट फ्लो करता है, तो तब तो बल्ब करेगा ग्लो। और जैसे अगर मैं बात करूं एल्कोहल की या फिर ग्लूकोज की, ये पानी के अंदर आपको आयंस की फॉर्म में नहीं दिखाई देते, मैं बोलूं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कटायंस और अनायंस की फॉर्म में नहीं दिखेंगे। जब नहीं दिखेंगे तो चार्ज मिलेंगे ही नहीं, चार्ज मिलेंगे नहीं तो वो मूव नहीं करेंगे, और वो मूव नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको बल्ब अपना ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कौन कौन से केसेस में बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, एक तो HCl वाले केस में, एक H2SO4 वाले केस में बल्ब क्या कर जाएगा, यहाँ से ग्लो कर जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, चार्ज। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, ग्लूकोज की या फिर अल्कोहल की, इन वाले केसेस के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बताओ इतनी बात आप लोगों को यहाँ से समझ आई क्या। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा इन ऑल केसेस, नो। किस किस के अंदर करेगा, HCl H2SO4, किसके अंदर नहीं करेगा, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ठीक है जी। उसके बाद अब आप आगे देखो, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, ठीक है, कि बल्ब आपका ग्लो करेगा एसिड्स के केस में। अब एसिड्स यहाँ पे 2 ही है, HCl एंड H2SO4, ठीक है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो सोल्यूशन है ग्लूकोज और अल्कोहल के वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अब जब बल्ब जला, ग्लो करा, तो सीधी सी बात है वहां से करंट पास हुआ, ठीक है, वहां पे करंट फ्लो हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है किसके कारण है, एसिडिक सोल्यूशन में। तो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर तो आयंस के कारण है। किसके कारण है, आयंस के, क्योंकि एसिड्स कंटेन करते हैं H+ आयंस इज अ कटायन, और अनायंस उनके अंदर एक दूसरा पार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका एसिड कैसा है। जैसे कि HCl के अंदर एसिड में कटायन होगा H+, अनायन होगा Cl-। ऐसे ही HNO3 के अंदर H+ कटायन है, NO3- अनायन है। ऐसे ही H2SO4 के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, इन सब एसिड्स के अंदर अगर आप देखोगे, एक आपको कटायन फॉर्म मिलेगी, एक अनायन। कटायन तो H+ ही है, और अनायन क्या है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एसिड को
पिक आउट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कटाइंस है वो तो सब में ही H+ है, बट दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि अगर इन सब के पास H+ है, मतलब कि एसिड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस को सोल्यूशन के अंदर, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, इसीलिए अगर मैं बोलूं कि ये HCl एसिड है, ये एसिड है क्योंकि ये H+ को क्या करता है, आउट करता है, H+ को ये देता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आपको रिपीट करनी है सेम एक्टिविटी एल्कलीज का यूज करके, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, अब एल्कलीज बेस ही होते हैं, बट सारे के सारे एल्कली बेस नहीं होते। कुछ एल्कली बेस होते हैं, एक्चुअली में वो एल्कलीज बेस होते हैं जो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं एल्कलीज, उन्हीं को बेस बोला जाता है। अदरवाइज सारे के सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेस नहीं होते, बट जनरली हम बोल देते हैं कि एल्कलीज को हम बेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो रिपीट करनी है सेम एक्टिविटी आपको। बेस बेस ले लो आप, यहाँ पे NaOH ले लो और एक बार आप ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोनों ही केस में बल्ब आपका फिर से ग्लो करेगा। रीजन यहाँ पे वही है क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, कटाइंस एंड अनायंस मिलेंगे। तो कटाइन एंड अनायन मिलेंगे मीन्स चार्ज मिलेंगे, तो चार्ज की मूवमेंट होगी, चार्ज की जो मूवमेंट होगी तो कंडक्टेंस होगा, करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। आई इतनी बात समझ में? तो आपने क्या कंक्लूड करा कि जहां पे आपको कटाइंस एंड अनायंस मिलेंगे मीन्स चार्जेस मिलेंगे, वहां पे कंडक्टेंस होगा, वहां पे बल्ब ग्लो करेगा, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी 2.8, इसमें हमने यहाँ से ये चीज समझी। बताओ आप लोगों को इतनी सी बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है यहाँ तक। अब चलो आगे। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा माहौल बदलते हैं कलर चेंज करके। ठीक है, चलो। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। अब क्या होगा अगर आप एसिड्स को या फिर बेस को डालोगे पानी के सॉल्यूशन के अंदर, ये चीज हम समझते हैं। ठीक है, उससे पहले कि डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं आयंस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन? हमें क्या पता करना है कि डू एसिड्स, क्या एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं आयंस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर? लेट अस टेस्ट दिस, इसको हमें करना है टेस्ट। उससे पहले फिर से आप एक बार सेटअप देख लो। यहाँ पे आपको एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे दूसरी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl के पैलेट्स डले हुए हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टोंग्स है जिससे इसको पकड़ा हुआ है, ड्रॉपर है जो कि H2SO4 डाल रहा है, इस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप्स देखो है ना, ड्रॉप से डाल रहा है। फिर भाई यहाँ पे इसमें कोर्क भी लगा दिया, मॉइस्ट लिटमस पेपर से डिलीवरी ट्यूब है जिससे कि कोई गैस निकल रही है, ये कलर को चेंज कर रहा है। फिर नीचे देखो एक चीज और रखी हुई है, ये गार्ड ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये गार्ड ट्यूब है जो कि कंटेन कर रही है कैल्शियम क्लोराइड। कुछ लोग सोचेंगे पत्थर है, पत्थर नहीं है, ये गार्ड ट्यूब है जो कि क्या कंटेन कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड को। ठीक है, अब आप पढ़ लो अपने एक्टिविटी 2.9 को। देखो, टेक अबाउट 1 ग्राम सोलिड NaCl। आपको क्या ले लेना है, 1 ग्राम NaCl ले लेना है। NaCl, सोलिड NaCl के ना पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, तो 1 ग्राम आपको सोडियम सोलिड NaCl ले लेना है। सॉरी, ये पैलेट्स मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे पैलेट्स तो आपको सोडियम के मिलते हैं, यहाँ पे तो ये तो NaCl क्या है, एक सोल्ट है ना। ठीक है, तो सोलिड आपको क्या ले लेना है, NaCl ले लेना है। ठीक है, इस बात पे गौर मत करना, जो आपको पैलेट्स मिलते हैं ना वो हैं खाली। ठीक है, NaCl है यहाँ पे, तो उस चीज के लिए सॉरी। NaCl यहाँ पे क्या है, एक सोल्ट है। ठीक है, तो आपने 1 ग्राम NaCl ले लिया सोलिड, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, साफ लेनी है टेस्ट ट्यूब, उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद सेटअप द अपैरेटस एज शोन, ऐसे ही आपको ये अपैरेटस, ये सब तो हमने चलो देख लिया। आगे काम की चीज देखो, अब ऐड कर दो कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, NaCl लिया था सोलिड, कितना, 1 ग्राम। ऊपर से आपको उसमें डालना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखो ये डाल रहे जैसे ड्रॉपर से। ठीक है, एक एक ड्रॉप आपको उसकी धीरे धीरे डालनी है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे वो बताना है। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, यहाँ पे जो फिर हमने डिलीवरी ट्यूब लगाई, क्या इससे कोई गैस बाहर निकल के आ रही है, ये बताना है। फिर टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। फिर आपको इस गैस को टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल करना है जो कि ब्लू कलर का है। एक बार सूखा लेना है, एक बार उसको वेट कर लेना है, गीला कर लेना है, किससे, पानी से। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, किस केस में लिटमस पेपर चेंज करेगा कलर, ये बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, आपने यहाँ से क्या पता लगाया एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। एक तो है ड्राई HCl गैस, एक है HCl का सोल्यूशन। तो एक एक बातों का हम पूरे आराम से ध्यान से यहाँ पे आंसर करेंगे अब। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, यहाँ पे आ जाओ एक बार आप साइड में। सबसे पहले आपके पास क्या था,
NaCl था, NaCl सॉलिड फॉर्म में था 1 ग्राम, इसके अंदर आपने डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या यहाँ पे कि NaCl रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में और क्या बना देगा? Na2SO4। और क्या बना देगा? Na2SO4 बना। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 NaCl लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, फिर 2 HCl यहाँ से क्या होंगे? आउट होंगे। तो एक चीज हमने समझी कि Na2SO4 और 2 HCl, मतलब यहाँ से जो गैस निकली बाहर वो किसकी गैस है? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, दैट इज HCl की। तो कौन सी गैस बाहर यहाँ से निकल रही है? तो एड सम इतना। अब देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? तो कौन सी गैस यहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है HCl गैस निकल रही है। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली? HCl। अब टेक द टेस्ट द गैस इवोल्व। अब जो यहाँ से गैस निकली उसको आपको सक्सेसिवली, मतलब बारी बारी से, एक बार तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ, एक बार वेट लिटमस पेपर के साथ क्या करना है? चेक करना है। देखो भी ड्राई लिटमस पेपर, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर के साथ जो आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अगर आप उसको ड्राई लिटमस पेपर लेते हो अपना ब्लू कलर का और इस डिलीवरी ट्यूब के आगे उसको ऐसे लगा देते हो जैसे इन्होंने लगा रखा है, तो जो लिटमस पेपर है वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई भी यहाँ पे कलर का चेंज नहीं होगा। आई इतनी बात समझ में? लेकिन अगर आप उसको वेट कर लेते हो, गीला कर लेते हो पानी के अंदर, ठीक है, तब क्या होगा? लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है वो कैसे चेंज हो जाएगा? रेड के अंदर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब हमने सूखा लिया था लिटमस पेपर तब तो कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा ड्राई में क्या हुआ? देखो ड्राई में ये हुआ है कि यहाँ पे जो हमारी HCl गैस है, यहाँ पे जो HCl गैस है, अगर मैं ड्राई लिटमस पेपर लेती हूँ तो ये जो HCl गैस है ये आपको H+ और Cl- नहीं देंगे, क्योंकि HCl जो है, ये जो एसिड है, ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही कटायन और अनायन के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैंने वेट कर लिया लिटमस पेपर तो ये जो HCl है पहले ये इसके अंदर ये जो एक्वस सोल्यूशन है, ये मैं बोल रही हूँ जो वेट लिटमस पेपर है, इस पे ये क्या करेगा? HCl गैस कन्वर्ट हो जाएगा HCl एक्वस फॉर्म में। HCl जो गैस होगी वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? HCl एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जहां वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुई मींस वो H+ और Cl- आपको दिखाएगी। और H+ का मतलब क्या है कि एसिडिक बिहेवियर आपको वहां पे दिखाई देगा। अगर एसिडिक बिहेवियर दिखाई देगा तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो कैसे चेंज हो जाएगा? हो जाएगा रेड लिटमस पेपर के अंदर चेंज। तो आई इतनी बात समझ में? तो अगर मैं ड्राई लिटमस लेती हूँ तो ड्राई लिटमस क्योंकि H+ और Cl- में नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैं वेट करके लिटमस पेपर लेती हूँ तो जो ड्राई HCl गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्वस HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट होते ही H+ और Cl- में आराम से अलग अलग होगी, और जैसे ही आपको H+ की प्रेजेंस दिखाई देगी मींस वहां पे एसिडिक कैरेक्टर दिखाई देगा। ब्लू कलर का लिटमस कैसे हो जाएगा चेंज? रेड कलर के लिटमस पेपर में। बता दो आप लोगों को मेरी इतनी सी ये छोटी सी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझनी थी जो एक्चुअली में हमने समझ भी ली। ठीक है जी, अब देखो कौन कौन से रह गई आगे बातें हमारी अधूरी। चलो, तो ठीक है यहां तक, है ना? तो कौन सी गैस यहां से आउट हुई? HCl गैस। फिर टेस्ट ट्यूब, उससे लिटमस पेपर से हमने चेक भी कर लिया, टेस्ट ट्यूब के सामने डिलीवरी ट्यूब जो थी लगा के, हो गया वो भी। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर? तो कौन से के अंदर चेंज हुआ कलर? वेट के। किसके? वेट लिटमस पेपर के अंदर कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर? तो अब क्या बोलोगे कि जो ड्राई HCl गैस है क्या वो एसिडिक है? नहीं जी, वो एसिडिक नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ को बाहर निकाल सकते हैं, और ड्राई HCl गैस ने H+ नहीं निकाल रही, ना वो हमारे लिटमस पेपर को चेंज कर रही, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये एसिड है? तो ये एसिड नहीं है। क्या HCl का सोल्यूशन एसिड है? बिल्कुल है, क्योंकि इसने लिटमस पेपर को चेंज करा ब्लू से रेड कलर के अंदर, और ये जो HCl का सोल्यूशन है ये आपको H+ और Cl- की फॉर्म में टूटा हुआ मिलेगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि यस ये हमारा क्या है? एसिडिक इन नेचर। बता दो ये वाली एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है, अब नोट टू टीचर्स, टीचर्स के लिए एक नोट है कि अगर क्लाइमेट है ह्यूमिड, ठीक है, तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। मतलब ये है कि अगर ह्यूमिड है एटमोस्फेयर, ठीक है, तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए जो ड्राई HCl है आपका वो फिर ड्राई नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि मॉइस्चर आगे उस पर अटैक कर लेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर ऐसा मौसम है, ऐसा कुछ हालात बन रहे हैं, तो एक कैल्शियम क्लोराइड का ना ऐसे गार्ड ट्यूब आती है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का एक्चुअली में काम ये होता है,
मॉइस्चर को अपने सरफेस पे लेके आना, एड्सॉर्प्शन शो करना। एक फिनोमेना होता है एड्सॉर्प्शन का, जिसमें कि मॉइस्चर उस पर्टिकुलर कंपाउंड के ना सरफेस पे आके बैठ जाता है। तो उसमें से कैल्शियम क्लोराइड एक ही है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, अपने सरफेस पे इस मॉइस्चर को बैठा लेगा, और जो HCl है वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, फिर ड्राई फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बस ये इतनी सी बात थी। अब उससे पहले ये हमने जो यहाँ पे कचरा फैलाया इसको साफ करो, अब पढ़ो आगे, चलो ठीक है ना, यहाँ तक आई सारी बात समझ। अब देखो, तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें एक चीज तो सिखा दी कि जो हाइड्रोजन आयंस है HCl के अंदर वो तब ही मिले इसकी प्रेजेंस में, वाटर की, जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है, पानी के अंदर डाला। तो सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कांट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो बिना पानी के ये जो HCl का मॉलिक्यूल था ये H+ और Cl नेगेटिव के अंदर हमें नहीं मिला था। तो HCl को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगी तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो आप इसको ऐसे भी लिख दो, चाहे H+ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, ये इसके साथ जाके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बात एक ही होती है, चाहे आप H+ लिख दो चाहे आप H3O प्लस लिख दो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस कांट एग्जिस्ट अलोन। तो हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो अकेले नहीं रहते, बट ये एग्जिस्ट रहते हैं कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। बात एक ही होती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। तो H पॉजिटिव क्योंकि फिर वाटर के साथ ये फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव, या बोल दो H+ आयन किसके अंदर, पानी के अंदर। तो अगर ऐसे ही आप बेस के साथ करो, बेस को अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो वो भी सेम कटायन और अनायन फॉर्म में आपको दिखेगा, Na+ एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी K+ OH-, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव। तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कटायन और अनायन फॉर्म में जब भी मिल रहे हैं, जब आप उसको वाटर के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो बेसिस भी जनरेट कर रहे हैं OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। तो बेसिस, ठीक है, अच्छा पहले तो बेसिस जनरेट कर रहे हैं OH नेगेटिव आयंस, मींस एसिड्स वो होंगे जो H+ देंगे, बेसिस वो होंगे जो OH- देंगे, ठीक है। और ये थ्योरी आपने क्लास 9th में आई थिंक पढ़ी होगी, अर्नियस की जो थ्योरी होती है, ठीक है। अर्नियस ने ये थ्योरी दी थी कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ को डोनेट करते हैं, या मैं बोलूंगी आउट करते हैं, बेसिस वो होते हैं जो OH- को आउट करते हैं। क्योंकि 10th में तो आप लोगों अब तक तो नहीं पढ़ा, तो आई थिंक 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन द वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अब वो बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। आई इतनी बात समझ में कि वो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन द वाटर, बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर वही क्या होते हैं, एल्कली, ठीक है। अब देखो ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो एल्कली क्या होगा, वो बेस होगा जो डिसॉल्व होगा पानी के अंदर। तो एल्कली क्या है, एल्कली वो बेस है जो डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। अगर कोई एल्कली डिसॉल्व नहीं हो रहा है पानी के अंदर तो मैं इसको बेस नहीं बोल सकती, ठीक है। तो एल्कली वो बेस है जो कि डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये सोपी होते हैं टू टच, बिटर होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं, चिपचिपे होते हैं अगर आप टच करते हो इनको, एंड कोरोसिव होते हैं। आपको उनको ना तो टेस्ट करना चाहिए ना टच करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टेबल 2.1 जो आपको पीछे दे रखी है उसमें से बता देना कौन कौन से एल्कलीज हैं। तो एल्कलीज वो बेस होंगे जो कि डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। ये मैं बोलूँ कि वो बेसिस जो डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर वो क्या होते हैं, एल्कली, ठीक है। आप कैसे भी बोल सकते हो। अब देखो, अरे अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, फिर हम करते हैं आगे स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, now as we have identified that all the acids generate H+ and all the bases generate OH-, so we can now view the neutralization reaction as। तो अब अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखूं जो कि क्या थी कि एसिड और बेस क्या देते हैं, सोल्ट प्लस का वाटर। तो एसिड के अंदर से H+ एक्चुअली में और बेस के अंदर से एक्चुअली OH- मिलकर वाटर बनाते हैं, और बचा हुआ क्या मिल जाता है, कटायन और अनायन हमें सोल्ट की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो H+ एक्वस, OH- एक्वस क्या दे रहे हैं, वाटर लिक्विड, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है जब वाटर को मिक्स करते हैं एसिड या फिर बेस के अंदर। उससे पहले देखो वार्निंग साइन आपको दे रखा है, ठीक है। तो एसिड्स और बेसिस को ऐसे ही आपको ऐसे टच नहीं करना, ठीक है, वरना देखो ये हाल हो जाएगा फिर। तो अब क्या करना है, अब एक्टिविटी देखनी है 2.10। इसमें आपको 10 ml पानी लेना है एक बीकर के अंदर,
ले लिया, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालनी है H2SO4 की, ठीक है। एंड swirl द बीकर स्लोली, धीरे धीरे डालनी है आपको, ठीक है। टच द बेस ऑफ द बीकर, और फिर आपको बीकर का जो बेस है उसको टच करके देखना है कि आपको यहाँ पे कोई चेंज दिखाई देगा टेम्परेचर के अंदर, तो दिखाई देगा, हाँ, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, तो हमने पहले भी पढ़ी थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां से हीट आउट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जहां पे आप हीट खुद उसको रिएक्शन को देते हो ताकि आपकी रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। देखो अब ये जो NaOH के पैलेट्स होती हैं, ठीक है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और क्या रिकॉर्ड करनी है फिर आपको? अपनी ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग देन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, रिएक्शन के अंदर क्या टेम्परेचर का चेंज होगा? तो होगा, जो बीकर होगा हमें वो बेस से गर्म लगेगा या फिर गर्म दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब हम एसिड्स या बेसिस को डिसोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो ये एक एक्सोथर्मिक वन होता है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं कि जब हम एसिड्स या बेसिस को पानी के अंदर डालते हैं तो वहां से हीट क्या होती है? एक्चुअली में आउट होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर से हीट आउट होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एसिड और बेस का पानी के अंदर डालना भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, क्योंकि यहाँ से भी हीट क्या हो रही है? आउट हो रही है। तो केयर आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप मिक्स करोगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ। एसिड को आप स्लोली ऐड करोगे वाटर के अंदर, हल्का सा उसको ऐड करते जाओगे और उसकी कांस्टेंट स्टरिंग करते जाओगे। अगर वाटर को आप ऐड करते हो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर तो वहां से हीट जनरेट होती है, मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है कि ये है आपके पास एसिड, अगर आप एसिड के अंदर पानी डालते हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर पानी डालते हैं तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट कई बार ऐसा होता है कि आपको कई बार क्या वो एक्चुअली में आपको हार्म ही कर देती है, ठीक है। वहां से इतनी लोकल हीट जनरेट होती है कि वो आपको जला सकती है, आपके फेस को, आसपास जो लोग खड़े हैं उनको भी। तो ध्यान रखना है, आपको पानी के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर पानी को नहीं डालना, ठीक है। तो वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड एंड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न्स। आइए बात ध्यान में। तो ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, मतलब इतनी लोकल हीट जनरेट होती है कि जो आपका ग्लास का कंटेनर होता है वो भी वहां पे टूट सकता है। वार्निंग साइन ये जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो ऑन दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, ठीक है। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर आप एसिड या बेस को पानी के अंदर डालते हो तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की वो डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है डाइल्यूशन, और एसिड्स और बेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड बोलते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज समझो कि आपके पास जो एसिड्स है, ठीक है, अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो ज्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि वो वहां से ज्यादा H+ को आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अंदर क्या करते हो, आप उनको डाइल्यूट कर देते हो, मीन्स पानी के अंदर जब आप एसिड को डालते हो, डाइल्यूशन ऐसे ही होता है, पानी के अंदर हम एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर हम पानी नहीं डालते, ठीक है। तो पानी के अंदर जब हम एसिड डालेंगे तो ये जो हमारा एसिड होगा अब ये क्या होगा? डाइल्यूट फॉर्म में होगा, और इसकी एसिडिटी अब कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे क्या होंगे? कम होंगे। मीन्स उस पहले यूनिट वॉल्यूम में H+ के आयंस ज्यादा थे, अब वो क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। इस चीज को भी आगे भी पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर हम, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, आप लोगों को कोई भी डाउट है क्या? ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में याद रखना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एग्जांपल रख लो याद कि जब आप एसिड और बेस को पानी के अंदर डालते हो, डिसोल्व करते हो, तो ये भी एक एग्जांपल होता है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। बड़ा सिंपल है। उसके बाद अब आप आ जाओ इन क्वेश्चंस पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 1 कि why do HCl HNO3 show acidic character in the aqueous solutions while the solution of compounds like alcohol and glucose does not show the acidic character। क्या कह रहे हैं कि क्यों HCl और HNO3 शो करते हैं एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन में हमने अभी पढ़ा क्योंकि HCl HNO3 क्या करते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं कैटायंस एंड अनायंस में, और हमें मतलब है यहाँ पे H+ से। तो HCl को जब मैं वाटर के अंदर डालूंगी तो ये यहाँ से मुझे क्या देगा? H+ या फिर H3O+ देगा, ठीक है। और जो H+ देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद वो सारे क्या होते हैं? एसिड्स। ऐसे ही HNO3 H+ NO3- हमें देगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं अल्कोहल्स की और ग्लूकोज की, अल्कोहल ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये H+ को नहीं देते।
इनके फॉर्मूले में आपको जरूर मिलेगा। जैसे मैं अल्कोहल को लिखूं, सपोज करो मैं लिखूं इथेनॉल C2H5OH, अब फॉर्मूले में तो इसके भी है H+, बट ये जो H+ है ये आउट नहीं होता, ये H+ हमें नहीं मिलता। ऐसे ग्लूकोज में देखो C6H12O6, ऐसे कहने को तो 12 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 12 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर कटायन के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, H+ के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो ये एसिडिक नहीं होंगे। तो एक्वस सोल्यूशन में डालने के बाद, पानी में डालने के बाद जो H+ देंगे वही क्या होंगे, एसिड्स। और यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं HCl और HNO3, तो इसलिए ये तो शो करेंगे एसिडिक कैरेक्टर, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज विल नॉट शो दी एसिडिक कैरेक्टर। आई इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी भी एसिड का, वो कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस। तो मूवमेंट कब होगी कटायंस और अनायंस की, जब हमें कटायन और अनायन मिलेंगे। कटायन और अनायन कब मिलेंगे, जब मैं उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगी, ठीक है, वो भी किसके, एसिड्स के। अब अगर मैं ग्लूकोज को या फिर मैं क्या बोलते हैं अल्कोहल को डाल दूं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां से तो मुझे कटायन और अनायन नहीं मिल रहे ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को आप डालोगे पानी के अंदर तो वहां से कटायंस और अनायंस मिलेंगे ही, जिनके अंदर से मिलेंगे वही कंडक्टिविटी को, मैं बोलूं करंट को शो करेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन एसिड के तो देते हैं कटायंस और अनायंस, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए तो ये तो शो करेंगे क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि ड्राई HCl गैस के अंदर H पॉजिटिव फ्री नहीं होता, ये H+ को डिसोशिएट नहीं करता, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में नहीं होता, ड्राई होता है, और ड्राई HCl इसी फॉर्म में रहता है HCl की, और जब तक ये H+ नहीं देगा तब तक हमारा जो सोल्यूशन है, ये मैं बोलूं ये हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं होगा, और जब वो एसिडिक ही नहीं होगा तो कैसे ये ड्राई लिटमस पेपर उसको कलर चेंज शो कर देगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको वेट कर दूं लिटमस पेपर को, तो वेट लिटमस पेपर के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो ड्राई HCl है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में, H+ दे देगा, तो लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा फिर, रेड के अंदर, मींस एसिडिटी को वो क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि while diluting an acid it is recommended that acid should be added to water not water to the acid। ये चीज तो हमने पढ़ी अभी, है ना, कि वाटर को नहीं हमें ऐड करना चाहिए एसिड के अंदर, एसिड को करना चाहिए वाटर के अंदर, क्योंकि अगर आप वाटर को ऐड करोगे एसिड के अंदर तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, फिर से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और वो हीट इतनी होती है, वो लोकल हीट इतनी होती है कि वो आपके बीकर को भी तोड़ सकती है, आपको भी हार्म कर सकती है। तो रीजन ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आउट होती है अगर हम डायरेक्टली पानी को ऐड करते हैं एसिड के अंदर। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा एसिड पानी के अंदर डालते रहो, उसको हल्का हल्का स्टर करते रहो स्टरर की हेल्प से, ठीक है। अब हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर आप एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, अब ये है जैसे HCl, अगर आप इसके सॉल्यूशन को HCl के एक्वस फॉर्म है, अगर आप इसके सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, इसका मतलब क्या है, आप वहां पे ऐड कर रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो तो होता ये है कि इसके H+ वाटर के OH नेगेटिव के साथ करके H2O बनाना शुरू कर देते हैं, और H+ की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। या आप ये बोल सकते हो कि पहले जो HCl का सॉल्यूशन था पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसके अंदर H+ के आयंस थे ज्यादा, लेकिन जैसे ही हमने वाटर को ऐड कर दिया तो इसके भी आयंस उसके, अब इसके भी आयंस उसके अंदर क्या होंगे, वहां पे दिखाई देंगे। जब इसके भी आयंस इस HCl सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो H+ के आयंस कंपैरेटिवली क्या होंगे, लेस होंगे। या आप बोल सकते हो कि यहाँ से H+ और वाटर के OH- मिलके वाटर बना लेंगे, तो इसलिए H+ की कंसेंट्रेशन, ये नंबर ऑफ H+ आयंस घटेंगे अब इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो अगर आप एक्सेस ऑफ बेस डाल देते हो NaOH सॉल्यूशन के अंदर, तो OH नेगेटिव का क्या होगा, तो OH नेगेटिव का होगा क्या, अब आप पहले से इसके अंदर अगर बेस डाल रहे हो तो बेस तो क्या काम करेंगे, और OH नेगेटिव को ऐड करेंगे, तो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट वाले के अंदर, फिफ्थ वाले में तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयंस का, मींस सॉरी बोल रहे हैं कि कंसेंट्रेशन कैसे इफेक्ट होगी हाइड्रोक्साइड आयंस की, जब आप इसमें एक्सेस ऑफ बेस को डिसोल्व कर दोगे। तो जब आप एक्सेस ऑफ बेस इसके अंदर डालोगे, मींस आप इसको और OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करोगे, तो OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, ठीक है जी। तो ये मैंने आज आपके भरोसे नहीं छोड़े, क्योंकि आप लोग करके नहीं लाते, तो 6 के 6 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। आ इतनी बात समझ। बाकी देखो NCERT के जो पीछे सवाल है वो भी हम सारे के सारे करेंगे,
बट आप लोग भी अपनी साइड से एक बार ट्राई करते रहा करो, ठीक है। अब देखो हाउ स्ट्रॉन्ग आर दी एसिड्स और बेस सोल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड या फिर बेस के सोल्यूशन, ठीक। तो वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज। अब हमें पता है कि कैसे एसिड और बेस के इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं डिफरेंशिएट आउट करने के लिए एसिड में और बेस में। तो वी हैव आल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस इन द सॉल्यूशंस। अब अभी हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर क्या देखा है, डाइल्यूशन भी पढ़ा और कैसे डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन H+ और OH- आयंस की सॉल्यूशन के अंदर, वो भी देखा। तो कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, क्या आप जज कर सकते हो या क्वांटिटी वाइज फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने आयंस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ये आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि वी कैन डू दिस बाय मेकिंग द यूज ऑफ। अब ये सब हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर ले, जो कि मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो डिफरेंट कलर दिखाता है, डिफरेंट जब कंसेंट्रेशन होती है H+ आयंस की, ठीक है। एक स्केल होती है मेजरिंग H+ आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। वो जो स्केल होती है उसको बोलते हैं पीएच स्केल, जो कि मेजर करती है H+ आयन की कंसेंट्रेशन एक सॉल्यूशन के अंदर। अब P जो होता है पीएच के अंदर, उसका मतलब होता है पोटेंस इन जर्मन, जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है। तो पीएच स्केल में हम मेजर कर सकते हैं पीएच को जनरली 0 से लेके 14 तक। 0 होता है बहुत ज्यादा एसिडिक, 14 होता है पूरा एल्कलाइन, ठीक है। तो पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर। तो पीएच क्या है, एक नंबर है जो इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है हमारा सोल्यूशन। जितने ज्यादा H+ के आयंस की कंसेंट्रेशन होगी उतना ही लोअर क्या होगी पीएच की वैल्यू, ठीक। अब पीएच जो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन का होता है 7। 7 से छोटे जो पीएच स्केल पे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 से बड़े जो होते हैं वो बेसिस होते हैं 14 तक, ठीक है। तो अब ये सब हम देखते हैं, देखो इस फिगर के अंदर आप देखो, यहाँ पे आपको दिखा रखा है 0, यहाँ पे दिखा रखा है 14। 0 से लेके 14 तक ये वैल्यू है। अगर आप इधर लेफ्ट में देखोगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। एसिडिक नेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि देखो H+ आयंस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है, ये कितनी ज्यादा है, ठीक है। यह है न्यूट्रल। फिर इधर क्या है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। अब बेसिक नेचर देखो, ये नीचे वाला पार्ट जो OH- आयंस की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब इधर H+ की ज्यादा है और ये OH- वाली क्या है, कम। इधर OH- की ज्यादा, H+ की क्या है, कम। तो जब हम 7 से किस तरफ चलेंगे, लेफ्ट की, तो एसिडिटी बढ़ेगी। जब हम 7 से राइट की तरफ चलेंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। जितनी कम वैल्यू होगी पीएच स्केल पे उतना एसिडिक होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज ये दे रखी है टेबल, जो कि आप लोग पढ़ लेना। उससे पहले ये चीज देखो कि आपको एक पीएच स्केल दे रखी है जिसमें 0, 1, 2, 3, देखो कलर के अंदर भी कितना डिफरेंस आ रहा है ना। इधर लेफ्ट साइड में कलर हमारे डार्कर है जो कि रेड ऑरेंज है, इधर ब्लू है जो कि ये डार्कर है, बीच में आपको पेल कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से देखो गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है 1.2, मीन्स काफी एसिडिक है। लेमन जूस इससे कम एसिडिक है 2.2। प्योर ब्लड 7.4 जो कि अप्रोक्सीमेट न्यूट्रली है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 जो कि बेसिक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन खूब बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसकी वैल्यू कितनी है 14 है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो वैल्यूज यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, कलर आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। इनका जो कलर होगा वो पीएच में देख देख के लिखते रहना। अब सलाइवा जो होता है, खाने से पहले जो सलाइवा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, पीएच वैल्यू इधर लिखनी है ना, 7.4 होती है। कितनी होती है 7.4, और खाने के बाद वो कितनी है, होती है 5.8। अब 7.4 पे देखो आप, लगभग ये जो कलर है यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, क्या है, ग्रीन। और 5 पे लगभग कलर कैसा है, येलो। तो ऐसा आपको कलर लिख देना है देख देख के, ठीक है। अब होता ये है कि जो सलाइवा की पीएच लेवल है वो चेंज हो जाता है खाने के बाद। होता है इसलिए है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और बैक्टीरियल एक्टिविटी क्या कर देती है, एसिडिटी को बढ़ा देती है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। होता ये है कि जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, बैक्टीरिया वहां पे प्रोड्यूस होता है, क्या करके, फर्मेंटिंग करके कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसके कारण H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या फिर एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे माउथ की, ठीक है। तो पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है। फिर लेमन जूस की आपको देगी रखी है, देखो 2.4 है।
फिर ये होती है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होती है? एरिएटेड ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स होती है जिसके अंदर क्या होती है? डिसॉल्व गैसेस होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर हम अंडर हाई प्रेशर फिल करते हैं, ठीक है। ये ड्रिंक्स जैसे आपकी पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, फेंटा हो गई, ये सारी जितनी भी ड्रिंक्स हैं ये सारी कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स ही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं? डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो इसके कारण आपको ना उनके अंदर कुछ बबल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू होती है पीएच की वो कितनी होती है? 6 होती है। फिर अगर मैं कैरेट की बात करूं, कैरेट जूस की 5.6 होती है। कॉफी की कितनी होती है? 5 होती है, मीन्स कॉफी भी थोड़ी एसिडिक है आपकी, है ना। फिर अगर मैं टोमेटो जूस की बात करूं तो कितनी होती है? 4, ये ज्यादा एसिडिक है। टैप वाटर आपका न्यूट्रल है, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। NaOH तो पता ही है हमें, हमारा खूब बेसिक है, और HCl तो खूब एसिडिक है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, इनके हिसाब से कलर आप लोग इससे मैच कर करके लिख लेना। आई इतनी बात समझ, ठीक है। तो pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन द पीएच पेपर, कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ है एसिड्स और बेसिस की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं HCl लूं, है ना, एसिडिक एसिड लूं जिसकी सेम कंसेंट्रेशन है, दोनों को एक एक मोलर ले लूं, तो डिफरेंट अमाउंट आपको H+ मिलेंगे। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हायर नंबर देगा H+ आयंस के, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम नंबर देगा H+ आयंस के वो क्या होगा? वीक एसिड। फिर उसी के हिसाब से जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी, जितना कम एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? फिर उतनी ही ज्यादा होगी। बताओ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अब लास्ट देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में? तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है 7 से लेकर 7.8 पीएच लेवल तक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं एक नैरो पीएच चेंज तक, ठीक है। पीएच जो होती है रेन वाटर की वो कम होती है 5.6 से भी, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन भी, है ना। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स, वो लोअर कर देती है पीएच किसका? रिवर वाटर का, और जो सर्वाइवल होता है फिर एक्वेटिक लाइफ का इस तरह के रिवर्स में वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है कि प्लांट और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव है, और पीएच उनको बहुत ही लार्ज वे में अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा डिस्कशन किया इसका, अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज आप लोगों को लगती है कि समझ नहीं आ रही है, किसी भी चीज में थोड़ा डाउट है चाहे ज्यादा है, पूछ लिया करो, क्योंकि आप लोग साथ साथ पूछोगे तभी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे ना। कल के ऊपर छोड़ोगे तो फिर कुछ नहीं होता। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि एक दिन कभी ज्यादा डाउट हो रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं लाइव आ जाऊंगी, अपने डाउट साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। पर उसके लिए आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्दर शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। बाकी जबरदस्ती कुछ नहीं है, ये काम सारे मन से होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लोग ये करना, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती फिर आप लोगों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छी लगती है तभी ये कर सकते हो।